ओके चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और हम लोग रिलेट करके चले थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। कल जो सर्किट का एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे थे, तो एक सबसे सिंपल सर्किट है, आप लोग सबने देखा होगा, जो हम लोग बल्ब जलाते हैं एक छोटी सी बैटरी से, टॉर्च की बैटरी से। और जो पहले पुराने टाइम में टॉर्च आया करता था, जब एलईडी बल्ब उसमें नहीं लगा करता था, जब उसमें फिलामेंट वाला बल्ब लगा करता था। तो सपोज दैट ये फिलामेंट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस है, ये सिंबल हम लोग रेजिस्टेंस के लिए इंडिकेट करते हैं। आगे चल के इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आपका एक पेपर होगा, वहां आपको सिंबल्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये सिंबल फिलहाल रेजिस्टेंस का है। ये रेजिस्टेंस आपके बल्ब के अंदर का फिलामेंट भी हो सकता है, यानी सपोज दैट ये बल्ब के अंदर का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। और सिंपली हम लोग टॉर्च में जो यूज करते हैं वो सर्किट हमने यहाँ लगा दिया, टॉर्च की बैटरी को हमने लगा दिया। अब टॉर्च की बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, कितने वोल्ट्स की बैटरी होती है टॉर्च की? एनी वन ऑफ यू रिप्लाई? 1.5 वोल्ट। यस, 1.5 वोल्ट। तो इस पोलैरिटी में हम लोग बैटरी को लगा देते हैं। बैटरी का सिंबल हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, 1.5 वोल्ट की बैटरी आपकी है ना, उसका मतलब क्या होता है कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है और उसके नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। ठीक है, अब से दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा कि 1.5 वोल्ट की बैटरी हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आएंगे हम लोग, जैसे टेक्निकल भाषा में उसको बोलेंगे, तो 1.5 वोल्ट की बैटरी का मतलब होता है इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 1.5 वोल्ट पे है और नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस यस, 1.5 माइनस 0 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है और मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा करंट कहाँ से फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हम ओके, तो हमेशा याद रखना है, कल भी आपको बता चुके हैं कि करंट फ्लो कहाँ करेगा? हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग क्या करते थे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग एज्यूम करके चलते थे कि एक ग्राउंड लेवल है जिसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एक ब्लॉक जब यहाँ पहले था m मास का, तो जाहिर है ये 0 लेवल पे था, इसलिए इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट कर दिया था और जब इस ब्लॉक को उठा के इस प्लेटफॉर्म पे रख देते थे, इस प्लेटफॉर्म का हाइट h था, जब ब्लॉक यहाँ चला जाता था m मास का, तो इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती थी, वो mgh के बराबर था। जाहिर है इस ब्लॉक को अगर यहाँ से छोड़ देंगे हम लोग, उस प्लेटफॉर्म को अगर हम लोग हटा देंगे, तो ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऑलवेज नीचे जाएगा। ठीक है, यानी एक बार हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया इसको, एक बार हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया और उसको फ्री छोड़ दिया हमने, अगर वो प्लेटफॉर्म हम लोग हटा लें तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मास का मूवमेंट हो रहा है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मास का मूवमेंट हो रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी चार्ज का मूवमेंट हमेशा हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की तरफ होगा, ये हमेशा याद रखना है। तो यहाँ क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया और डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है? तो 1.5 वोल्ट से 0 वोल्ट का डिफरेंस है। तो हमेशा ये डिफरेंस की वजह से यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा और इस तरह आपका सर्किट कंप्लीट होगा। और इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे हीटिंग होगी। आगे चल के आपको बताएंगे ये हीटिंग I2R के बराबर होती है। अगर ये रेजिस्टेंस R है तो करंट का स्क्वायर इनटू R के बराबर हीटिंग होती है। और जैसे ही हीटिंग होगा, फिलामेंट हीट करके लाइट एमिट करने लगेगा। जो लाइट आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगा वो आपको दिखेगा, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आएगा वो दिखेगा नहीं, लेकिन हीटिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रिकल वर्क हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। आगे हम लोग बढ़े। अब पोटेंशियल का मतलब समझ में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ में आएगा सबको। आगे बढ़े हम लोग। ओके, अब प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब सिर्फ डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। तो टॉपिक दे दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए। तो कल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को बताए थे कि सपोज दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट ए है, हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एक कोई जगह होगा जो इनफाइनाइट पे है। मैथमेटिक्स में भी आपको इन्फिनिटी पढ़ाया जाता है और फिजिक्स और इंजीनियरिंग में भी इन्फिनिटी होता है। मैथमेटिक्स में जो आपको इन्फिनिटी पढ़ाया जाता है उसमें मतलब क्या होता है, तो मैथमेटिक्स में अगर आपको कहा जाए x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कैलकुलस आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ा दिया गया है, बताइए। तो लिमिट कंटिन्यूटी आपको पढ़ा दिया गया है, तो वहां मैथमेटिक्स में अगर हम लोग बोलते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब होता है x इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर एंड x इज लार्जर देन एनी नंबर हाउएवर लार्ज। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा मैथमेटिक्स में जब x इक्वल टू इन्फिनिटी आपको बताया जाता है, इसका मतलब होता है सबसे पहले x इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर, दूसरा x इज लार्जर देन एनी नंबर हाउएवर लार्ज, यानी अपनी समझ से हम कितनी भी बड़ी संख्या सोच लें, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x इज लार्जर देन एनी नंबर हाउएवर लार्ज, मींस x अगर इन्फिनिटी है तो वो उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि वो नंबर कितना बड़ा है। अपनी समझ से हम कितना भी बड़ा नंबर सोच लें, अपनी समझ से हम कितना भी बड़ा नंबर सोच लें, सपोज दैट इस तरह करके हम बहुत बड़ा एक नंबर सोच लें, अपनी समझ से कितना भी बड़ा नंबर सोच लें और हमें लगे कि ये इन्फिनिटी है, लेकिन कोई दूसरा आएगा और उसमें +1 कर देगा, उसकी संख्या उससे बड़ी हो गई। इसलिए दो चीजें हमेशा याद रखना है, जब मैथमेटिक्स में हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है x इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर एंड x इज लार्जर देन एनी नंबर हाउएवर लार्ज। उस तरह फिजिक्स और साइंस में, इंजीनियरिंग में जब हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं तो यहाँ इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि हमने एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट किया जहां और कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, और जाहिर है कोई भी चार्ज यहाँ नहीं अवेलेबल है तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं है, तो जाहिर है इन्फिनिटी को हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसा प्लेस है जहां का एब्सोल्यूट पोटेंशियल 0 है। ठीक है, और कल आपको मैंने बताया था कि यहां से अगर टेस्ट चार्ज को, इन्फिनिटी से अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके हम यहां आते हैं तो यहां तक लाने में जो हमने वर्क डन किया, यहां तक लाने में जो एनर्जी लगी, वही एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज आपके पोटेंशियल के बराबर होता है। मतलब इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ए पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल अगर VA है तो इसका मतलब है टेस्ट चार्ज को यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो एनर्जी हमने खर्च किया डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, और ये चार्ज चूंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज था इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू 1 हो गई, तो जाहिर है इस वक्त इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल इसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो कांसेप्ट आपको समझ में आ गया, बस वर्ड्स में इसको लिख लीजिए द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। ये फिगर भी बना लीजिएगा, कोई पॉइंट आप लोग एज्यूम कर लीजिए स्पेस में, उसका नाम दे दीजिए ए, और उसी ए के बारे में चर्चा हो रही है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, कैपिटल ए से इंडिकेट करिएगा, इस पॉइंट को कैपिटल ए से इंडिकेट करिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द change in electric potential energy, change in the electric potential energy, क्योंकि देखो चार्ज को यहां से यहां तक लाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ। देखिए सब लोग ध्यान से, चार्ज को यहां से यहां तक लाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल गया जो UA के बराबर है, तो जाहिर है यहां से यहां तक चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कॉमा देके आगे लिखिए, when it is moved from the reference point और रेफरेंस पॉइंट के ब्रैकेट में लिख लीजिए इंफिनिटी, क्योंकि यहां जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है वो कहां है, वो इंफिनिटी पे है, तो रेफरेंस पॉइंट के ब्रैकेट में लिख लीजिए इंफिनिटी, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट ए, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट ए,
ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होगा वोल्ट्स। तो लिख लीजिए इसका यूनिट जो है वोल्ट्स। ठीक है, अब आ जाइए इलेक्ट्रिक करंट में। तो यहां हमने देखा कि कैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। स्टार्टिंग के क्लास में जो बैटरी का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, केमिकल सेल, तो केमिकल सेल में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। सपोज दैट केमिकल सेल है, कॉपर प्लेट और जिंक रॉड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। कॉपर प्लेट और जिंक रॉड, इसके अंदर केमिकल प्रोवाइडेड है और केमिकल यहाँ पे क्या है, तो H2SO4 का सॉल्यूशन है। यहाँ होता है क्या, केमिकल एक्शन की वजह से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से, पिछले क्लास में मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से बताया था कि कैसे हाइड्रोजन रेफरेंस है और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स आते हैं, अगर उनका कोई रॉड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो वो इस रिएक्शन में H2 को डिस्प्लेस करके वहां पे Zn के साथ कंबाइन होके, Zn जैसे ऊपर है तो Zn के साथ कंबाइन होके ZnSO4 बनाने लगेगा। और इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली क्या होता है, केमिकल इक्वेशन हम लोग बाद में और डिटेल से देखेंगे। अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि यहाँ पे चार्जेस डेवलप होने लगते हैं और इन चार्जेस के डेवलप होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो जब इस बैटरी में हम सर्किट कंप्लीट करेंगे बाहर से, जब इस बैटरी में हम अगर बल्ब लगा देंगे तो वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की वजह से बल्ब के फिलामेंट में हीटिंग होगी और हीटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहा है, उन रेडिएशंस में का जो कुछ पार्ट आपके विजिबल रेंज में होगा, विजिबल स्पेक्ट्रम में होगा, वो हमें दिखाई पड़ेगा। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होगा वो दिखाई तो नहीं पड़ेगा लेकिन हीटिंग क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कराते हैं जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, तो जाहिर है पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया, यानी वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया और वोल्टेज के प्रोवाइड करने से सर्किट अगर कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करके हम लोग करंट के इफेक्ट से वर्क कराते हैं। करंट का बहुत सारा इफेक्ट आगे चल के आपको देखने के लिए मिलेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग देखेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग देखेंगे। उसमें भी दोनों को सेपरेट करके, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग और कैसे इनसे ब्रॉड वर्क करा पाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए डेफिनेशन, करंट का डेफिनेशन। तो जब भी आपसे कोई करंट का डेफिनेशन पूछे ना तो क्या जवाब होगा आपका, बताइए। ओके, देखो अभी वर्ड्स पे हमेशा ध्यान दिया करो। करंट का डेफिनेशन सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है। यस, ये सिर्फ करंट का डेफिनेशन है। जब इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होगा ना तब फ्लो ऑफ चार्ज आएगा। यहाँ क्या है, जब आपसे करंट का डेफिनेशन पूछा जाए तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या सॉरी फ्लो ऑफ एनीथिंग पर यूनिट टाइम, या दूसरे शब्दों में कहें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग विद टाइम। ठीक है, अब होता क्या है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एयर करंट भी होता है, वाटर करंट भी होता है, पानी की धारा को भी हम लोग वाटर करंट बोलते हैं, एयर करंट भी होता है। तो वहां क्या है, एयर पार्टिकल्स मूव कर रहा है, उसका एयर पार्टिकल का मोशन पर यूनिट टाइम हम लोग निकालते हैं तो एयर करंट हो गया। वाटर पार्टिकल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पर यूनिट टाइम हम लोग निकालते हैं तो वाटर करंट हो गया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पूछा जाए तो वहां हो जाएगा आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रॉपर डेफिनेशन। टॉपिक दे दीजिए इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब सपोज दैट आपका कोई कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कोई वायर। तो कंडक्टर किस तरह से होता है, अगर हम लोग गौर से देखें ना तो कंडक्टर इस तरह से सिलिंड्रिकल होता है। नॉर्मली जो हम लोग कंडक्टर बनाते हैं वो तो दिखने में एकदम पतला होता है, लेकिन अगर हम लोग जूम करके देखें तो उसका स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल होता है। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर इससे होके करंट फ्लो कर रहा है, सपोज दैट आई करंट, तो जाहिर है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है
अब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा सर्कुलर ही होगा। ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया गया है, ग्राफिक्स में आपको बताया गया है, ड्राइंग में आपको बताया गया है कि अगर ये सिलिंड्रिकल है, अगर ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर कंडक्टर में। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया। अब इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, ये जो सर्कुलर एरिया है ना, इससे कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसी के बारे में है। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, is the rate of transfer of charge from one side of the area to the other। ये प्रॉपर डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। फिर से बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ द एरिया टू द अदर। अब इसका दूसरा डेफिनेशन लिख लीजिए इन अदर वर्ड्स। अब इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current, is known as electric current। और इसका यूनिट एम्पियर होगा, इट्स यूनिट इज एम्पियर। मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली बहुत इजी है, आपको पता है योर करंट is rate of flow of charge means I is equal to dq by dt for smaller charge and smaller time। अगर appreciable time है एक फिक्स स्ट्रक्चर से, एक appreciable time है और appreciable charge फ्लो कर रहा है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन यूज किए बिना भी लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं अगर बड़ी वैल्यू चार्ज की है और एक बड़ा टाइम इन्वॉल्व है तो हम लोग ये भी लिखते हैं, डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूला पे भी आते हैं, ठीक है। और यूनिट इसका एम्पियर है। अब हम लोग मेन सिलेबस पे आ जाएंगे। मेन सिलेबस में क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी सब्जेक्ट होता है ना टेक्निकल फील्ड में, अब आप लोग आ चुके हैं, अब आप लोगों का सेकेंड ईयर में यानी थर्ड सेम में आप लोगों का क्लासेस चल रहा है। फर्स्ट सेम क्या है, फर्स्ट सेम एक तरह से रिव्यू होता है जो आपने इसके पहले सारी चीजें 10th लेवल पे और 12th लेवल में, जिन लोगों ने 12th किया है तो 10th और 12th लेवल में आपने पहले जो चीजें पढ़ी हैं उनका एक तरह से रिव्यू होता है और कुछ ही थोड़ी सी नई चीजें जानने के लिए मिलती हैं। कॉमन फॉर ऑल सिलेबस होता है। लेकिन थर्ड सेम से आपका ब्रांच पेपर शुरू हो जाता है और हर एक पेपर का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब ध्यान में रखना है कि हर एक टेक्निकल पेपर, हर एक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा, सबकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी होगी, सबकी एक अपनी भाषा होगी, सबकी एक टर्म्स का एक अलग सेट होगा जिसको आपको पढ़ना होगा। यानी हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो टर्मिनोलॉजी आपको जानना होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, टॉपिक दे दीजिए, टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क। और टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी का डिक्शनरी मीनिंग होता है शब्दावली, यानी शब्दों का एक सेट, वर्ड्स का एक सेट, टर्म्स का एक सेट हर एक सब्जेक्ट का होता है। जैसे आपने देखा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पढ़ाया जाता है, तो वहां भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको बताया जाता है कि कैसे वर्टिकल प्लेन है, कैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कैसे एक्सिस है, कैसे हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं, कैसे हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं, क्या फर्स्ट एंगल मेथड है, क्या थर्ड एंगल मेथड है, कैसे ऑब्जेक्ट का व्यू हम लोग बनाते हैं, कैसे सेक्शनल व्यू हम लोग बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो ये सब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग की टर्मिनोलॉजी है। उसी तरह नेटवर्क की अपनी टर्मिनोलॉजी है, यहाँ भी आपको देखना होगा कि कौन कौन सा टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में आप पहला टर्म लिख लीजिए सर्किट। सबसे पहले समझ लीजिए सर्किट क्या है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क।
तो जाहिर है सबसे पहले आपको समझना होगा कि सर्किट होता क्या है, नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए सर्किट। सर्किट में लिख लीजिए अ सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। अ सर्किट इज अ क्लोज्ड, क्लोज में ईडी लगा के क्लोज्ड कर लीजिए। अ सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ through which an electric current either flows or is intended to flow।